अब हम पढ़ेंगे डे ब्रॉगली का समीकरण। तो हेडिंग करिएगा आप, डी ब्रॉगली का समीकरण। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, सही। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1924 ईस्वी में, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1924 ईस्वी में द्रव्य तरंग जैसा एक शब्द यूज किया। इन्होंने द्रव्य तरंग, जिसे मैटर वेव कहते हैं। द्रव्य तरंग। फ्रांस के वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने 1924 में कहा कि जैसे प्रकाश, पहले हाइगेंस ने क्या कहते थे, प्रकाश तरंग है। फिर मैक्स प्लांक आए और कहे प्रकाश क्या है, कण है, जिसे फोटॉन कहते हैं। मतलब तरंग है और फिर कण है, मतलब तरंग कण है। तो डी ब्रॉगली ने कहा क्या कण भी तरंग है? अगर तरंग कण हो सकता है तो कण क्या तरंग हो सकता है? कण कैसा कण? कोई भी कण। आपके पास कोई पत्थर हो, कोई गेंद हो, कोई फुटबॉल हो, कुछ भी हो, एक कण है वो, एक बॉडी है वो। क्या कोई बॉडी तरंग की तरह बिहेव कर सकती है? इस पर डी ब्रॉगली ने काम किया। तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने एक टर्म यूज किया, एक शब्द यूज किया जिसे द्रव्य तरंगे कहा जाता है। द्रव्य तरंगे क्या है? डी ब्रॉगली ने कहा कि जब कोई वस्तु, जब कोई कण गतिमान होता है तो अपने साथ तरंग बनाता है। जैसे आपने बॉल फेंका, तो जब बॉल फेंका तो बॉल जब बहुत तेजी से गतिमान होगा तो अपने साथ तरंग बनाएगा। जब आप फुटबॉल फेंकोगे तो फुटबॉल बहुत तेजी से चलेगा तो वो तरंग बनाएगा। इलेक्ट्रॉन फेंकोगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चलेगा और तरंग बनाएगा। मतलब जितने भी कण हैं जब वो गतिमान होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कण, एक तरंग बनाते हैं। मतलब मूविंग पार्टिकल्स भी एसोसिएट करते हैं वेव अपने साथ। हाइगेंस ने लाइट को तरंग माना, मैक्स प्लांक ने पार्टिकल माना। डी ब्रॉगली पार्टिकल को तरंग मान रहे हैं। बात समझ रहे होगे आप। और ये बात उनकी सही भी थी। बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ और ये बात सही पाई गई। तो द्रव्य तरंग, अगर पूछा जाता है द्रव्य तरंगे क्या है, तो हम लिखेंगे जब कोई द्रव्य कण गतिमान होती हैं तो अपने साथ तरंग बनाती हैं। तरंग बनाती हैं। इन्हें द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। जब कोई कण गतिमान होता है, जैसे जैसे कौन कौन सा कण है? गेंद, पत्थर, इलेक्ट्रॉन, ईटीसी इत्यादि ऐसे जो कण हैं गतिमान होते हैं तो क्या बनाते हैं? तरंग बनाते हैं। लेकिन एक मैटर है सर, इन्होंने जो इक्वेशन दिया उस इक्वेशन से ये वेरीफाई हुआ कि जो कण बड़े होंगे, बड़े साइज के होंगे, जिनका द्रव्यमान ज्यादा होगा, वो जो तरंग बनाएंगे वो बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य होगी उनकी। और उस छोटी सी तरंग दैर्ध्य को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसका पता नहीं लगा सकते। इसलिए हम ऐसा भी मानते हैं, डी ब्रॉगली ऐसा मानते हैं कि बड़े पत्थर या बड़ी गेंद या बड़े मासिव पार्टिकल जो तरंग बनाते हैं वो डिटेक्ट नहीं किए जा सकते, अर्थात वो तरंग बनाते ही नहीं हैं। छोटे पार्टिकल ही, छोटे द्रव्य तरंग, छोटे द्रव्य कण ही हमेशा तरंग बनाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी, अल्फा कण, ईटीसी।
तो मतलब गेंद और पत्थर के द्वारा बनाया गया जो तरंग होगा ये हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसको हम देख नहीं पाएंगे, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, इसके एग्जिस्टेंस से कुछ होगा नहीं, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं पत्थर और गेंद के द्वारा बनाई गई तरंगे नहीं बन रही हैं, नहीं दिख रही हैं। तो मतलब जितना छोटा पार्टिकल होगा और जितना तेजी से गतिमान होगा उतना ज्यादा अच्छा तरंग बनाएगा, और उन तरंगों को द्रव्य तरंग कहेंगे, क्योंकि ये जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं सब द्रव्य है, मैटर है सब। तो जब द्रव्य तरंगे बहुत ही हाई स्पीड से गतिमान होती हैं तो अपने साथ तरंग बनाती हैं, उन तरंग को हम द्रव्य तरंग कहते हैं या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। इसके संदर्भ में डी ब्रोगली ने एक समीकरण भी दिया जिसे डी ब्रोगली का समीकरण कहते हैं। क्या था वो समीकरण देखिएगा। तो पहले उन्होंने फोटान पर बात करी, डी ब्रोगली ने पहले फोटान पर बात की। फोटान क्योंकि फोटान कण है तो उन्होंने कहा फोटानों का ऊर्जा, फोटानों की ऊर्जा E बराबर कितना h न्यू, समीकरण नंबर 1, और फोटानिक ऊर्जा E बराबर एक और होता है mc², इक्वेशन नंबर 2। ये आइंस्टीन ने दिया था। अगर फोटान का गतिज द्रव्यमान m है और फोटान की चाल c है तो फोटान की जो ऊर्जा होगी वो E बराबर mc² होगी। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से E बराबर, देखो एनर्जी फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू भी है, फोटान की ऊर्जा E बराबर mc² भी है, तो दोनों को हम एक दूसरे के से इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा mc² बराबर h न्यू। बट आपको पता है न्यू इक्वल टू फार्मूला होता है c बाई लैम्डा, यहां रखोगे तो आपको मिलेगा mc² बराबर hc बाई का लैम्डा, एक c से एक c कैंसिल हो गया, यहां बचा mc इज इक्वल टू h बाई का लैम्डा। जो mc है फोटान का द्रव्यमान है और फोटान की चाल है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, इसलिए फोटान का संवेग हम p लिख सकते हैं, p बराबर h बाई लैम्डा। ये है। तो जब फोटान गतिमान होगा तो कितना तरंग दैर्ध्य बनाएगा, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, लैम्डा बराबर h अपान v, फोटानों के तरंग दैर्ध्य। इसे डी ब्रोगली का समीकरण कहते हैं। और ये जो आया ये किसके लिए आया है, फोटानों के लिए। और ये जो लैम्डा है उसे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। लेकिन यही इक्वेशन अन्य पार्टिकल के लिए भी, अन्य द्रव्य कण के लिए भी एप्लीकेबल होगा। जैसे माना कोई कण जिसका द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वो v वेग से गतिमान है, तब माना कोई कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वो v वेग से गतिमान है, तब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू h अपान, इस p की जगह आप लिख सकते हो mb, क्योंकि आप जानते हो किसी भी बॉडी का जो संवेग होता है वो p बराबर mb होता है, तो आप इस p की जगह mb लिख सकते हो, तो फार्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपान का mb। ये किसी भी द्रव्य कण के लिए है जिसका द्रव्यमान m हो और वेलोसिटी v हो। एक बात क्लियर है सर, h कांस्टेंट है, एक बात क्लियर है, h कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m और लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v। जो लैम्डा है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रम अनुपाती है, और जो द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य है लैम्डा वो वेग के व्युत्क्रम अनुपाती है। यदि मान लो यदि v इक्वल टू क्या हो 0,
यदि v इज इक्वल टू 0 हो जाए तो लैम्डा कहां टेंड करेगा? लैम्डा की वैल्यू जो टेंड करेगी वो इन्फिनिटी। ऐसा ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर 0 होगी तो वो तरंग की तरह व्यवहार ही नहीं करेगा। इसलिए अगर कोई द्रव्य कण, कोई कण अगर रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उसके द्वारा कोई तरंग नहीं बनाई जाएगी। हमेशा गतिमान कण ही तरंग बनाएगा। कोई चीज है, अगर कोई कण है वो गतिमान है, बहुत हाई स्पीड से, तभी तरंग बनाएगा। अगर रुका हुआ है या कम स्पीड से चल रहा है तब उसके द्वारा तरंग नहीं बनेगा। और यहां से एक बात और क्लियर होती है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? कम होगी। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमें ज्यादा नहीं लेना। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसके द्वारा बनी जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत ही कम होगी। उसकी तरंग दैर्ध्य, उसके द्वारा बनाई गई जो वेव होगी, जो तरंग होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होगी। इसलिए वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। यम जितना छोटा होगा उसके द्वारा बनाए गए तरंग दैर्ध्य, उसके द्वारा बनी तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। सही। इसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहते हैं। डी ब्रोगली ने दिया था इस इक्वेशन को, डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को भी डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। सही बात है, नोट कर लीजिए। चलो, तो डी ब्रोगली का समीकरण कितना आया? एच अपान पी। इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। अब इसी फार्मूले को किसी और के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि कण की गतिज ऊर्जा के हो तो, यदि कण की गतिज ऊर्जा के हो तो के बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 mv²। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना? इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2k = mv²। v² की वैल्यू निकालेंगे, m को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा v² बराबर 2k/m। अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट अंडर का बचेगा 2k/m। अगर ऐसा हो जाएगा तब समीकरण नंबर 1, तब समीकरण नंबर 1 से डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर एच अपान यम इंटू एच अपान यम इंटू भी की जगह क्या लिखोगे तुम? 2k/m, रूट अंडर का 2k/m, लैम्डा इक्वल टू एच अपान यम को अंदर लेके जाएंगे हम। यम को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2k, यम बाहर है, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो यम स्क्वायर हो जाएगा, m² अपान का यम। यम से यम कैंसिल, यम से यम कैंसिल, तो क्या बचा? लैम्डा इक्वल टू एच अपान रूट अंडर 2m। यम पार्टिकल का मास है, के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। ये फार्मूला है। माना यदि कोई आवेश, माना यदि कोई आवेशित कण हो जिस पर आवेश Q हो और उसे
V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया हो। तो मान लो तुम्हारे पास कोई आवेशित कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण है। ऐसे कोई कण हो जिस पर आवेश हमने मान लिया कितना हो, Q हो, उसको कितना वोल्ट से त्वरित कर दिया गया, V विभवांतर से त्वरित कर दिया गया। क्योंकि जब विभवांतर, आवेशित कण पर जब विभवांतर लगाया जाता है तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, बहुत हाई स्पीड से भागना शुरू कर देते हैं, तब वो तरंग बनाएंगे। हो तो कण की गतिज ऊर्जा, तो कण की गतिज ऊर्जा आप जानते हो, विभव बराबर होता है W/Q। पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q, Q को क्रॉस करोगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV। यही जो W है वही गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाती है आवेशित कण के। यही किया गया कार्य आवेशित कण के पास गतिज ऊर्जा के रूप में होता है, तो W बराबर हम K लिख सकते हैं, QV। अगर ऐसा होगा तब डी ब्रॉगली समीकरण है। डी ब्रॉगली समीकरण, लैम्डा बराबर H/2m K। गतिज ऊर्जा का मान कितना आ गया, QV। यहां रखोगे तुम तो लैम्डा बराबर H/√2m। अब K की जगह गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आवेशित कण की, QV, तो यहां लिख सकते हैं QV। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलो नोट कर लिए होगे तुम, स्टार्ट करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो मान लो यदि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो, मान लो यदि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो, तब लैम्डा बराबर फार्मूला होगा H/√2m। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो Q से नहीं, E से दिखाया जाता है, तो यहां पर हो जाएगा 2meV। अब अगर यहां तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो, यदि सबकी वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या होता है। हम जानते हैं अगर m बराबर क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। m का मान पता है, E का मान पता है, 2 का मान पता है। तब अगर ये सब लिख के और लैम्डा की वैल्यू निकालें, यश का मान तो हमको पता ही है 6.67, 6.63 गुणे 10⁻29। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा बराबर 12.27 अपान का √V, और ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। ये आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ये फार्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। ये जो भी है ये विभवांतर है, जितने विभवांतर से आप इलेक्ट्रॉन को त्वरित करोगे वो है कैपिटल V। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपान √V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहां से एक मुद्दा और आता है। मान लो कोई गैस मॉलिक्यूल्स हो, माना कोई गैस, जिसका ताप T हो,
तो उसके अणुओं के द्वारा बनाई गई तरंग की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? माना कोई गैस है, सिलेंडर में भरा गया है और पूरे सिलेंडर का टेम्परेचर कैपिटल टी है टेम्परेचर। और तब अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो गैस मॉलिक्यूल बहुत हाई स्पीड से भागना शुरू करते हैं सिलेंडर में। हमने माना गैस के जो गैस है उसका टेम्परेचर टी है, तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके जो अणु है वो बहुत तेजी से गतिमान होंगे, तो वो अपने साथ डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बनाएंगे। कितना होगा? लैम्डा इक्वल टू, उस केस में अणुओं की गतिज ऊर्जा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/√2m के होता है, हमें पता है। जहां के अणुओं की गतिज ऊर्जा है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अणुओं की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, यहां के डैश मान लेते हैं, के डैश बराबर होगी के टी, जहां के इसे कैपिटल के गतिज ऊर्जा कैपिटल के है, डैश नहीं मानेंगे चलो, और ये स्मॉल के मान लेते हैं इसको, जहां के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान का नियतांक है, और इसके का मान कितना होता है? के का मान होता है 1.38 गुणे 10 की घात माइनस 23 जूल पर केल्विन। इस बोल्ट्जमान का जो नियतांक होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन। अगर इस जो डी ब्रोगली के समीकरण है, यहां गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा लिखी जाती है। अगर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? जब कोई किसी गैस को गर्म करोगे, उसकी गैस की गतिज ऊर्जा kT हो जाएगी। यहां चल के रखोगे तो लैम्डा बराबर h/√2m, और एक एक जगह क्या लिखोगे? अणुओं के द्वारा बनाई गई जो तरंग होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। हम एक और मुद्दे पर बात कर रहे थे कि अगर माना एक सिलेंडर जिसमें गैस भरी है और इसका ताप कैपिटल टी है, तो अणुओं के द्वारा बना डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य मुद्दा यह है कि जब आपके पास अगर मान लो कोई गैस सिलेंडर है, सही, या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं किसी बर्तन में, गैस के अणु हैं, गैस भरा आपने और उसको आपने गर्म कर दिया टी टेम्परेचर देके, तो जितना आप गर्म करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स उतना तेजी से वाइब्रेशन करेंगे, उतना तेजी से गति करेंगे वो। तो जब हाई वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू करेंगे तो वो द्रव्य तरंगे बनाएंगे। जब द्रव्य तरंग बनाएंगे तो तरंग दैर्ध्य होगी कुछ अपनी उसकी, तो उसकी तरंग दैर्ध्य हम लैम्डा बराबर लिखेंगे h/√3m kT, कुछ इस टाइप से होगी उसकी तरंग दैर्ध्य।
और लैम्डा इक्वल टू एच अपान रूट अंडर 3m/kT। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गैस मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है। वेयर के इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, वेयर के जहां के क्या है, जहां के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान नियतांक है। इसके का मान होता है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इतना होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू। सही। तो आप इस तरीके से जब गैस मॉलिक्यूल्स मोशन में हो, कुछ टेम्परेचर टी हो, वो बहुत तेजी से गति कर रहे हो, तो उनके द्वारा जो तरंगे बनेंगी उस तरंग का तरंग दैर्ध्य आप ज्ञात कर सकते हैं। अब सिंपल सा कुछ मुद्दा आता है सर, उस पर बात करेंगे हम कि अगर मान लो अगर आप ग्राफ बनाओ, एक दो ग्राफ की बात करना चाहते हैं। हमने देखा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होता है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है एच अपान का mv या एच अपान का पी, स्मॉल पी आप लिख सकते हो। यदि लैम्डा और पी के बीच, यदि लैम्डा और पी के बीच ग्राफ बनाएं तो अगर लैम्डा और पी के बीच ग्राफ बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे? देखिएगा, लैम्डा और पी के बीच ग्राफ, तो आप देख रहे हो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है, इक्वेशन को आप लिख सकते हो लैम्डा बराबर, लैम्डा और पी के बीच ग्राफ बनाना तुम्हें, सही। तो लैम्डा आप इसे लिख सकते हो एच इंटू में 1/p, सही। आप देखो लैम्डा है 1/p है, लेकिन इसको आप p एज्यूम कर रहे हो, पूरे को p एज्यूम कर रहे हो। इस p लैम्डा और p दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और तब लैम्डा और p का ग्राफ कैसा बनेगा समझो तुम। एक एक्सिस पे लैम्डा को दिखा लो, दूसरे पर p को दिखा लो। अब ये जो लैम्डा और p है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। और जब कभी दो क्वांटिटी व्युत्क्रमानुपाती होती हैं एक दूसरे के, तो उनके बीच जो ग्राफ होता है वो अतिपरवलयाकार होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। लेकिन ये इसका कंपैरिजन तुम आप इससे भी करवा सकते हो, y = mx + c से। यहां पर c क्या मान सकते हो? 0, और यहां m की वैल्यू कितना है? स्लोप कितना होगा? यहां पे स्लोप होगा प्लांक कांस्टेंट के बराबर। ये x की जगह पर क्या है? ये है, x की जगह पर ये है, m की जगह पर h है, y की जगह पर लैम्डा है। तो लैम्डा और p के बीच तो ग्राफ ही बना रहे हो, बचा कौन है m की जगह पर? h। इसलिए, और ये क्या है? ये लाइन का इक्वेशन है, सरल रेखा का समीकरण है। m क्या है? m स्लोप है किसी भी रेखा का, लाइन का, और स्लोप की जगह पर यहां तुम्हें क्या मिल रहा था? h। इसलिए स्लोप क्या होगा इसका? h। अगर यही चीज कोई कह दे, यदि लैम्डा और 1/p के बीच ग्राफ बने तो क्या होगा? तो ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, इधर लैम्डा दिखा लो तुम, इधर 1/p दिखा लो तुम। अब देखो ये लैम्डा और 1/p के बीच ग्राफ बन रहा है। इसको थोड़ा आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा जैसे लैम्डा = है h/p, इसको लिख सकते हो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये पूरा p 1/p और लैम्डा के बीच ग्राफ बना रहे हो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती हैं दोनों एक दूसरे के। 1/p और लैम्डा दोनों अनुक्रमानुपाती हैं, और जब कोई दो चीज अनुक्रमानुपाती होती है उनके बीच एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहां स्लोप क्या होगा? यहां भी स्लोप h के बराबर होगा, क्योंकि 1/p और लैम्डा है, h तो बाहर ही तुम्हारा। तो y = यहां से अगर mx + c का कराओगे तो यहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट कटान बिंदु 0 है, m की जगह पर 1/p है, तो x की जगह पर 1/p है, y की जगह पर लैम्डा है, तो बताओ m की जगह पर क्या आएगा? h आएगा। तो इसलिए इसका h है। तो लैम्डा और p के बीच में, या लैम्डा 1/p के बीच ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। कुछ और ग्राफ आप देख लीजिए, लेकिन इसको पहले बना लीजिए, आप नोट कर लीजिए।
अब आप जानते हो लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपान का एम बी, लैम्डा इक्वल टू एच अपान का एम बी। अगर यहां हमें कोई कह दे लैम्डा और वी के बीच ग्राफ बनाओ, लैम्डा और वी के बीच में, यहां से हम लिखते हैं यदि लैम्डा और वी के बीच ग्राफ बनाएं, तो अगर लैम्डा और वी के बीच ग्राफ बनाना है तुम्हें, तो देखना एक बार, यहां ऐसे करोगे ऐसे करोगे, ये लैम्डा हो गया तुम्हारा, ये भी हो गया तुम्हारा। तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसे लिख लो, देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान का एम इंटू में 1 अपान का बी, ऐसा लिख सकते हो सर। इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर यही मिल जाएगा तुम्हें। अब इसका कंपेरिजन आप करवा दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है तुम्हें मिलेगा, c की वैल्यू 0 मिलेगी, x की जगह पर क्या मिलेगा 1 बाई भी मिलेगा, या आप भी एज्यूम कर लो। यम की जगह क्या मिलेगा h बाई यम, यम क्या है पार्टिकल का मास है, पार्टिकल का मास है। x की जगह पर 1 अपान भी है, हमने भी माना है। तो लैम्डा और भी के बीच ग्राफ बन रहा है, तो यहां से लैम्डा और भी व्युत्क्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो जायज सी बात है ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन मान लो यही ग्राफ तुम बनाना चाहते हो दूसरे पार्टिकल के लिए, तो दूसरे पार्टिकल के लिए भी बनेगा ग्राफ ऐसा। आप तीसरे पार्टिकल के लिए बनाना चाहोगे तो उसके लिए भी तो लैम्डा और वी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके लिए भी ग्राफ मिलेगा ऐसा। लेकिन यहां स्लोप क्या है, यहां स्लोप क्या है, ये देखने वाली बात है। यहां स्लोप एच बाई एम है, यहां पर स्लोप एच बाई एम है। जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। तो बताओ ये दोनों ग्राफ में से किस पार्टिकल का मास ज्यादा है, किस पार्टिकल, मतलब ये ग्राफ किस पार्टिकल का मास ज्यादा के लिए कौन सा ग्राफ कौन सा है? ऐसा कौन सा ग्राफ है जो ज्यादा मास वाले पार्टिकल, ज्यादा द्रव्यमान वाले कण के लिए है? तो क्योंकि जिसका द्रव्यमान यम ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। स्लोप किसका कम है? स्लोप इसका कम है। इसलिए अगर ये m2 के लिए है, ये m1 के लिए है, तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये m2 ग्रेटर देन m1 है। मतलब इस पार्टिकल का इस ग्राफ, ये जो ग्राफ बना है, जिस कण का बना होगा उस कण का द्रव्यमान ज्यादा होगा, इस कण का द्रव्यमान कम होगा। इसी प्रकार अगर तुम लैम्डा और 1/v के बीच ग्राफ बनाना चाहते हो, लैम्डा और 1/v के बीच ग्राफ बनाना चाहते हो, तो ये आपको ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन। कैसे? क्योंकि लैम्डा और 1/v, लैम्डा और 1/v दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती हैं, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अब भी ग्राफ क्या है तुम्हारा? स्लोप, ढाल क्या इस रेखा की? एच अपान एम। जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। तो अगर आप दूसरे पार्टिकल के लिए बनाओ जिसका मास थोड़ा कम हो, उसका ग्राफ ऐसा मिलेगा। अगर ये m2 के लिए है, ये m1 के लिए है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा m2 ग्रेटर देन m1, क्योंकि m2 का जो स्लोप है वो कम है, m1 का स्लोप थोड़ा सा ज्यादा है। इस तरीके से आप ड्रे ब्रोगली को आप अच्छे से समझ सकते हो, बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के हमें लगता है इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डी ब्रोगली पर, और उसके बाद फिर मूव कर जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे।